हेलो एवरीवन, दैट शॉर्ट में आपका स्वागत है। मैं संध्या। अभी तक आपको क्या पढ़ा चुकी हूँ? बायोलॉजी। बायोलॉजी में बेसिकली मैंने आपको क्या क्या कराया है? मैंने आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, उसमें डिफरेंस क्या क्या होता है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, कहाँ पर नहीं होती, उनके अंदर न्यूक्लियस कैसा होता है, उनकी मेम्ब्रेन कैसी होती है, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कि वो कैसी होती है, उसका फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन का। सेकंड मैंने आपको बताया था राइबोसोम के बारे में, प्रोटीन फैक्ट्री होती है और वो काम क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस का। वो सभी ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है, या तो वो एनिमल हो या प्लांट हो। नेक्स्ट क्या बताया था मैंने आपको? सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल के बारे में मैंने आपको बोला था कि वो प्लांट सेल में पाई जाती है। अब जो भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है, अब उसके आगे हम बता दें कि क्या पढ़ना है। अब दो टाइप की सेल होती हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल, इनके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जानेंगे, एक एक चीज़ के बारे में। इनके अंदर सिमिलैरिटीज क्या क्या होती हैं और डिसिमिलैरिटीज क्या क्या होती हैं, आइए देखते हैं। ये है आपका प्लांट सेल का स्ट्रक्चर। ये है आपका न्यूक्लियस, ये है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये है बाहर वाली है सेल वॉल, अंदर वाली है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या आप इसको बोल सकते हैं सेल मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस और इसकी कवरिंग है ये, इसे बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये आपका होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। पहले मैं एक बार इनका स्ट्रक्चर बना देती हूँ, उसके बाद में आपको डिटेल में इनका डिफरेंस और इनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज है वो बताऊंगी। ये है आपकी गोल्जी बॉडीज। गोल्जी बॉडीज, ये है आपका क्लोरोप्लास्ट। ये है आपका वैक्यूल। ओके, अब एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। एनिमल सेल कुछ इस टाइप की होती है, हेक्सागन शेप में। इसमें भी आपका न्यूक्लियस होता है और जो और ऑर्गेनल्स हैं वो बाकी सब प्रेजेंट होते हैं। एब्सेंट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वैक्यूल नहीं होता,
ये आपका न्यूक्लियस, इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाहर वाली, ये माइटोकॉन्ड्रिया, शॉर्ट में हम इसे बोल देते हैं ER। नेक्स्ट आपका गोल्जी बॉडीज, ये आपकी गोल्जी बॉडीज, ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और नेक्स्ट वैक्यूल, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, और इसमें ठीक है, ये इतना ही है। अगर कोई और डिफरेंस होगा तो मैं आपको आगे बता दूंगी डिटेल में थोड़ा सा। सेल वॉल प्लांट सेल में पाई जाती है, प्लांट सेल में पाई जाती है, और ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। ये किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। मैं यहाँ पे एक बार रेड कलर से मार्क कर देती हूँ। सेल वॉल, क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल, ये तीन चीजें हैं जो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाई जाती हैं, एनिमल सेल में नहीं होती। आपको दिख रहा होगा, मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है कहीं भी। ठीक है, सबसे पहले सेल वॉल का क्या काम होता है? सेल वॉल क्या है? आउटर कवरिंग होती है प्लांट सेल। अब जब आउटर कवरिंग है, अगर सबसे बाहर की कोई लेयर है, तो वो क्या काम करेगी? उसका फंक्शन क्या होगा? प्रोटेक्शन का काम होगा। वो प्रोटेक्ट करेगी बाहर के जो बैक्टीरिया है, जो बाहर का एनवायरनमेंट है, जो कंडीशंस है, उनको क्या करेगी? उनसे प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखेगी। और क्या करेगी? जो प्लांट को शेप देगी वो कौन देगी? शेप प्रोवाइड करेगी, साइज प्रोवाइड करेगी, वो कौन प्रोवाइड करेगी? सेल वॉल। कौन? सेल वॉल। अच्छा, सेल वॉल की वजह से प्लांट्स कैसे होते हैं? रिजिड होते हैं। रिजिड मतलब हार्ड होते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, और हमारे पैर के नीचे कोई प्लांट आ गया, जो छोटा सा पौधा होता है, वो हमने उसे कुचल दिया और हम उसको कुचल के आगे बढ़ गए, तो क्या होगा? वो मर जाएगा? नहीं, वो नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है? सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से क्या होगा? वो थोड़ा सा दबेगा, नीचे की तरफ मुड़ जाएगा, झुक जाएगा, हम उसे पैरों से कुचल देंगे, लेकिन जैसे ही हम आगे निकल जाएंगे, वो क्या होगा? फिर से अपनी शेप को वापस से ले लेगा। क्यों? क्योंकि जो सेल वॉल है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है, जो हमारे एनवायरनमेंट में पाया जाता है और बहुत हार्ड होता है। और सेल्यूलोज की एक खास बात क्या है? कि ये डेड होता है। डेड, डेड, जो डेड है, जो पहले से ही मरा हुआ है, वो क्या है? वो क्या है? उसको मारने की जरूरत नहीं है, उसे कोई मार नहीं सकता, ये डेड होता है। और सेल्यूलोज कैसा बना होता है? बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रक्चर होता है। किसका? सेल वॉल का। किसकी वजह से? सेल्यूलोज की वजह से। नेक्स्ट अब हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी होती है और एनिमल सेल में भी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है? अच्छा, जो बाहर की जो सेल वॉल है वो क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है प्लांट को बाहर के एनवायरनमेंट से, एनिमल से, और ऑर्गेनिज्म जो बाकी सारे आके उससे हार्म कर सकते हैं, उनसे क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी? उसके अंदर क्या करेगी? उसको, जो सारे ऑर्गेनल्स हैं उनको बाउंड करके रखेगी, एक साथ रखेगी। क्या करेगी? उनको एक साथ इकट्ठा करके रखेगी, ताकि वो बाहर की तरफ ना जाए। और इसी तरीके से वो यही काम किस में करती है? एनिमल सेल में करती है। वो ये काम किस में करेगी? एनिमल सेल में। अच्छा, एक हम हमारे पास सेल वॉल नहीं है, प्लांट्स के पास है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? जैसे प्लांट के पास सेल वॉल है तो क्या होती है? वो हार्ड, मैंने बताया हार्डनेस जो प्रोवाइड करती है वो कौन प्रोवाइड करती है? सेल वॉल। लेकिन हमारी स्किन कैसी होती है? बहुत सॉफ्ट होती है, क्योंकि हमारे पास क्या है? सेल वॉल नहीं है, हमारे पास सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है? जो सेल होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, उसको हम, अगर हम अंदर की तरफ प्रेशर डालेंगे तो वो अंदर की तरफ पुश हो जाएगी इजीली। ठीक है, बट सेल वॉल प्लांट सेल में ऐसा नहीं होता। हम प्लांट को पुश करेंगे तो वो बहुत हार्ड होता है, वो अंदर की तरफ पुश नहीं हो पाया। ठीक है, तो जो काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल में करती है वही एनिमल सेल में करती है। क्या करती है? बाहर से एनवायरनमेंट को, जो सारे ऑर्गेनल्स हैं उनको क्या करती है? एक जगह इकट्ठा करके रखती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। ठीक है, आप, मैं उम्मीद करती हूँ आपको यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर? न्यूक्लियस। क्या है? न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस क्या काम करता है? न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी। न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस के अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल। अब जेनेटिक मटेरियल क्या काम करता है? ये जेनेटिक मटेरियल क्या है? इसमें क्रोमोसोम होता है। किस फॉर्म में होता है? हमारे जो प्लांट में और एनिमल सेल में पाया जाता है वो किस फॉर्म में पाया जाता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में। क्रोमोसोम कुछ इस तरह की, इस टाइप की शेप बन होती है क्रोमोसोम की, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? हमारा जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हमारे हेयर कलर, हमारी जो बॉडी का है हमारा स्किन कलर, वो किसकी वजह से होते हैं? जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है ना, क्रोमोसोम, वो उसके अंदर जीन जो प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से हमारे सारे कलर्स होते हैं। अच्छा, हम किसकी तरह दिखते हैं? हमारे जो पेरेंट्स हैं हम उनकी तरह दिखते हैं। कुछ सिमिलैरिटीज होती हैं हमारी मदर की तरह, कुछ होती है फादर की तरह। तो हमें दोनों की तरह मिलकर हम बनते हैं। कैसे बनते हैं? क्योंकि जो क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों के थोड़े थोड़े जो जीन्स होते हैं वो लेकर आते हैं और वो उनको मिला देते हैं आपस में। उसके बाद हमारा क्रोमोसोम, हमारा जेनेटिक मटेरियल बनता है, जिसकी वजह से हम मदर और फादर, थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटीज होती है। इसके बारे में हम डिटेल में और पढ़ेंगे। अभी जेनेटिक मटेरियल का पूरा एक टॉपिक है, उसके अंदर हम कवर करेंगे कि ये किसने दिया था, कौन सा मॉडल था, इसमें प्रोटीन कौन सी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। वो आपको एक चैप्टर है हेरिडिटी वाला, उसमें बताया जाएगा। ठीक है, तो अच्छा एक और चीज देख लेते हैं। जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में पाया जाता है? आरएनए और डीएनए। आरएनए और डीएनए, इसकी फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए की क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आपको फुल फॉर्म जरूर याद करनी है, दोनों की, आरएनए की और डीएनए की। हमारे अंदर जो प्रेजेंट होता है, किसके अंदर? प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर जो प्रेजेंट होगा वो कौन होगा? डीएनए। वो कौन होगा? डीएनए। आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? मेनली होता है आरएनए प्रेजेंट वायरसेस में। किसमें प्रेजेंट होता है? वायरसेस में। ठीक है, वायरसेस, बैक्टीरिया, किसी किसी बैक्टीरिया में भी होता है आरएनए प्रेजेंट होता है। ठीक है, हाँ। तो हमारा क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म में होता है? डीएनए की फॉर्म में। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये किस में प्रेजेंट होता है? वायरस में भी प्रेजेंट होता है और बैक्टीरिया में भी मिलता है। ठीक है, अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म। एक बार मैं यहाँ लिख देती हूँ, लिखा नहीं मैंने। क्या होता है वो? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है सेमी फ्लूइड। क्या होता है? सेमी फ्लूइड। सेमी फ्लूइड मतलब वो पूरा लिक्विड फॉर्म में भी नहीं है और पूरी तरीके से सॉलिड फॉर्म में भी नहीं है, तो इसलिए हम उसे क्या बोल रहे हैं? सेमी फ्लूइड। ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है? ये सारे ऑर्गेनल्स को अपने अंदर कलेक्ट करके रखता है, बाउंड करके रखता है अपने अंदर। जैसे ये, और एक और काम होता है इसका, क्या कि न्यूक्लियस है और ये हमारी मेम्ब्रेन है, जो इनके बीच का रीजन है। किसका? रीजन बिटवीन न्यूक्लियस, रीजन बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। जो इन दोनों के बीच का रीजन होता है हम उसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म होता कैसा है? सेमी फ्लूइड होता है कंसिस्टेंसी में। ना तो पूरी तरीके से लिक्विड होता है, ना ही पूरी तरीके से सॉलिड होता है, दोनों का मिक्सचर होता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में? जो इसके आसपास अटैच्ड है। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की शेप कुछ इस तरीके की होती है और ये न्यूक्लियस से अटैच होता है हमेशा।
ये इस तरीके से, ठीक है। इसका नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तब तक पहले आप एक बार ये देख लीजिए, आपको पता, एक बार समझ आ गया सेल वॉल के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, और मैंने क्या बताया, साइटोप्लाज्म, तीन चीजों के बारे में मैंने बता दिया। और चौथा हम पढ़ लेते हैं, इसे नहीं, न्यूक्लियस पढ़ लेते हैं। पहले न्यूक्लियस, उसके बाद पढ़ेंगे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने करी थी? किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस का जो डिस्कवरी की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और कैसा स्ट्रक्चर है ये? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। कि कैसा स्ट्रक्चर है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और ये किसमें प्रेजेंट होता है? बताइए आप जरा सोच के जब तक। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल किसमें प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस किसमें होता है? प्रो यूकैरियोटिक सेल में। किसमें प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक सेल में। यूकैरियोटिक सेल का मीनिंग भी बताया था मैंने आपको। यू मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक मतलब होता है न्यूक्लियस। जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, वेल डिफाइंड, उसकी प्रॉपर मेम्ब्रेन होती है, उसे हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। फिर यूकैरियोटिक सेल में बहुत सारे एग्जांपल्स बताए थे, एल्गी, बैक्टीरिया, प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम डिफरेंस कर रहे हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में, और इनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है और उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। ठीक है, ये बता दिया मैंने, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, जो इसकी कवरिंग होती है, जो इसकी लेयर होती है, आउटर जो लेयर होती है, ये जो आउटर लेयर है, इसके अंदर ना पोर्स होते हैं। क्या होते हैं? पोर्स। पोर्स, पोर्स का मीनिंग पता है आपको? बताइए। पोर्स का मीनिंग होता है कि छोटे छोटे छेद होते हैं, होल होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो भी इसमें जेनेटिक मटेरियल, जो भी इसमें बनता है डाटा हमारा, वो क्या होता है, ट्रांसफर होता है। कहाँ ट्रांसफर होगा ये, अगर ये बनेगा तो कहाँ ट्रांसफर होगा? साइटोप्लाज्म में। कहाँ ट्रांसफर होगा? साइटोप्लाज्म में। जीन्स बनते हैं और जेनेटिक मटेरियल जो भी फॉर्म होता है जीन्स की फॉर्म में, कहाँ होता है, उसका ट्रांसफर होता है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। फिर साइटोप्लाज्म के थ्रू क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होके जहाँ उसे जाना होता है, जो उसका फंक्शन होता है, वहां पे जाके वो वर्क करता है। ठीक है, तो ये होती है हमारी, जो इसकी आउटर कवरिंग होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद खुद का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। वो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, वो एक डार्क कलर का स्पॉट होता है। ठीक है, हम उसे न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हम न्यूक्लियस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, तो जिस तरीके से सेल का एक न्यूक्लियस होता है, उसी तरीके से न्यूक्लियस का भी एक न्यूक्लियस होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। ठीक है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस। और जिस तरीके से साइटोप्लाज्म इसमें प्रेजेंट होता है, इसमें भी एक लिक्विड पाया जाता है। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। अच्छा, न्यूक्लियस का काम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है, वो प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम की फॉर्म में। वैसे तो वो क्रोमेटिन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब सेल डिवाइड होने वाली होती है, तो वो क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, और किस फॉर्म में आ जाता है? क्रोमोसोम की फॉर्म में। फिर डिवीजन होता है उनका प्रॉपर, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है, कौन सी सेल फॉर्म हो रही है उसके बेसिस पे उनका डिवीजन होता है। अब ये डिवीजन वाला भी जो हम पूरा चैप्टर है वो बाद में कंटिन्यू करेंगे, पहले हम इतना पढ़ लेते हैं इसके बारे में कि होता क्या है। इसकी शेप के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये नाम जरूर याद रखना है आपको, रॉबर्ट ब्राउन, ये एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, और एक ये क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। और भी अभी आएंगे, ऑर्गेनल्स आएंगे आपके, उनके बारे में बताया जाएगा वो कैसे होते हैं, डबल मेम्ब्रेन होते हैं। तो कुछ है जो जिनके बारे में आपको नाम ऐसे ऑप्शन दे देता है।
War on the Lake.